हमने देखा कि हमारे पास दो वेव्स हैं with equal amplitude and equal frequency traveling in opposite direction. अगर ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा? रिजल्टेंट वेव क्या होगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। हमने इसका डेरिवेशन देखा था, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो a को क्या कर लेंगे? कॉमन ले सकते हैं। हमने देखा था साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस साइन ओमेगा टी प्लस kx। इसके बाद भी हमने सॉल्व जब किया था तो हमने देखा था ये क्या बनेगा? साइन a प्लस b होगा। क्या बनेगा? साइन a प्लस b। ठीक है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला सबको याद है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। क्लियर है? देख लेते हैं, लिख लेते हैं। हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था? 2a कॉस kx साइन ओमेगा t। तो अगर हम रिजल्टेंट वेव की तरफ देखें तो कुछ ऐसा आ गया है, 2a cos kx sin ओमेगा t। क्लियर है? हमने एनालाइज किया था कि ये एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ये ट्रैवलिंग वेव क्यों नहीं है? बिकॉज ये फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई बी के फॉर्म में नहीं है, हेंस नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। अगर ट्रैवलिंग वेव नहीं है तो कौन सा वेव हो सकता है? स्टैंडिंग वेव हो सकता है। ट्रैवल नहीं कर रहा हो तो स्टैंडिंग वेव कहेंगे उसको, नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है? अब हमने देखा था कि ये बेसिक इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, हमने क्या बात किया था कि दिस इज द इक्वेशन y इक्वल्स, हमने बोला था ये a नॉट, अगर लिख दें इसको a नॉट लिख दें, अगर a नॉट लिख दें साइन ओमेगा t। क्लियर है? a नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा t अपना क्या है? सिस्टम का इक्वेशन। तो a नॉट बेसिकली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? 2a cos kx। a नॉट की वैल्यू आई 2a cos kx। ये जो 2a cos kx है, आशीष इज सेइंग दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी वॉइस। आशीष, आपके ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करिए, ठीक है, अपने ऑडियो, ठीक है, एंड कॉल वाया ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, कॉल वाया इंटरनेट जो भी है। ठीक है, ऑडियो पे क्लिक करें और जो भी ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें। आपका ऑडियो ऑफ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बेसिकली ये जो इक्वेशन आया है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का आया है विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, लास्ट क्लास में दो और टर्म्स की बात की, नोड्स और एंटी नोड्स। ठीक है, देखते क्या होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर हम देखते हैं तो हमने क्या देखा कि इस दोनों पॉइंट के बीच अगर वेव ट्रेवल किया है तो हर पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेशन में होगा, हर पॉइंट पे पार्टिकल एसएचएम में होगा, लेकिन हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो हमने क्या देखा कि एम्पलीट्यूड किसी वक्त पे अगर देखें, अगर किसी पॉइंट पे देखें कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था? 2a cos kx। ये किसी भी x पोजीशन पे हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो पॉइंट आता है कि कहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और कहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो उसी की बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं कि कहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, उसको कहते हैं नोड्स। नोड्स उस पॉइंट को कहती हैं जहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है? एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। एम्पलीट्यूड मिनिमम में हमारा कितना बोल सकता है? 0। तो 0 कब मिलेगा हमें? 0 मिलने के लिए कंडीशन क्या है? cos kx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। हमने देखा था कि kx की वैल्यू 0 कब कब होती है, याद करो। kx का वैल्यू कब कब 0 होता है? होगा cos की किसकी वैल्यू पे 0 मिलेगा? पहला था π/2, अगला कितना था? 3π/2, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्या है? 2n+1 2n+1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। हमने उसके बाद बात किया x के बारे में। x क्या था?
हमने बात किया x के बारे में, तो x क्या आया था अपने को याद करो, x आया था λ/4, क्योंकि k को हम हटा देंगे तो अगला कितना आएगा 3 λ/4, ठीक है। और फाइनली कितना आया जनरल फॉर्मूला 2n+1 λ/4, ठीक है। ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। नोड्स का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, एंटी नोड्स कहते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। अच्छा, एम्पलीट्यूड को अगर मैक्सिमम होना है तो ये कॉस की वैल्यू को भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। कॉस की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए कितना होना पड़ेगा, या तो ये +1 हो या तो ये -1 हो, तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। कॉस की वैल्यू अपनी +1 हो या -1 हो। अच्छा, आप हमको ये भी पता है कॉस का वैल्यू +1 -1 कब मिलता है, एक तो मिलेगा 0 पे, अगला मिलेगा अपने को पाई पे, अगला मिलेगा 2 पाई पे, अगला मिलेगा समथिंग n पाई। तो अगर इसके इसलिए अगर हम लोग x निकालें, x की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर x की वैल्यू पे निकालें हम लोग तो x का वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 0 आएगा, अगला λ/2 आ रहा है, अगला लैम्डा आ रहा है, अगला 3 λ/2 आ रहा है, एंड फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है n टाइम्स λ/2। क्लियर है, n टाइम्स λ/2 आ रहा है। क्लियर है, n टाइम्स λ/2। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इसको मैं बोलूं कि अगर आगे बढ़े और फाइनली हम नोड्स और एंटी नोड्स को रिप्रेजेंट करें, तो आप गौर से देखो इस फिगर से बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए हमने ए और बी वेव के पॉइंट के बीच दो वेव्स आके मिले, जब दो वेव्स आके मिले तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और एंड वाला पॉइंट बी है। मैं कह रहा हूं कि बीच का हर एक पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हर एक पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ अपना P है, कोई पॉइंट अपना क्या है Q है, सब ऑक्सीलेट कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। किसी जगह एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसी जगह एम्पलीट्यूड कम है। तो एम्पलीट्यूड कम है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स कहते हैं, उसको हम लोग नोड्स कहते हैं। तो जो आपको सर्कल वाले पार्ट दिख रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, नोड्स। यानी इस पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, 0। क्लियर है क्या, जहां पे अपना एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग एंटी नोड्स। ये क्या है, एंटी नोड्स। ये भी क्या है, एंटी नोड्स। ये भी क्या है, एंटी नोड्स। ये सब क्या है, एंटी नोड्स है। क्या सबको नोड्स और एंटी नोड्स समझ में आया क्या, या सिर्फ कहानी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आया एवरीवन? क्या सबको नोड्स एंड एंटी नोड्स समझ में आया क्या? बता दो, आना कर दो, समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट क्लास में बता चुका हूं, फिर से रिपीट किया हूं। क्या सबको फिगर वाइज समझ में आ रहा है क्या कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या है दो पॉइंट के बीच में? चलो, काफी लोग तो हाँ कर रहे हैं, काफी लोग सोए हुए भी हैं, उनके लिए मेरी गुड मॉर्निंग विशेस। ठीक है, चलो लग रहा है कुछ लोग जाग रहे हैं, ठीक है। तो नोड्स एंटी नोड्स तो पता चल गए, लेकिन अगर मैं कह दूं कि बताओ मेरा इस पॉइंट का कितना होगा, मुझे उसका एम्पलीट्यूड बताओ, सबका एम्पलीट्यूड बता ही रहे तो इसका बताइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे आप x बता दो। अगर x मैं बता दूंगा आपको तो आप क्या बोलोगे, अच्छा तो इसका फिर एम्पलीट्यूड होगा 2a cos kx। ये होता है बेसिकली हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के हिसाब से हमने नोड्स और एंटी नोड्स डिफाइन कर लिए, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, जो नोड्स होता है ना उसको गाठ भी कहते हैं। तो ये जो नोड्स है ये बेसिकली वाइब्रेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पास ही नहीं होने देगा। क्लियर है, और ये पूरे पूरे इस दो पॉइंट के बीच को कई ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हर दो नोड के बीच में एक ब्लॉक हो गया,
और उस ब्लॉक के अंदर जो वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी है पार्टिकल्स में, वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो एनर्जी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स के बीच एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल दीक्षा, ठीक है। इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कहते थे कि एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि क्या बन जाता है वहां पे भी, स्टैंडिंग वेव बन जाता है। तो जो स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ की पॉइंट्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता है, बल्कि एनर्जी दो नोड्स के बीच स्टोर हो जाता है। मतलब कि पूरा वायर देखोगे या पूरा स्ट्रिंग देखोगे तो कई पैकेट्स ऑफ एनर्जी बन गए, एनर्जी का लॉस नहीं होता। मैं कुछ की पॉइंट्स लिखता हूं जो आपके कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। उसमें पहला, एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड, एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट पहला पॉइंट। इट इज स्टोर्ड between two nodes, between two nodes। वीडियो इज पॉज, क्या बात कर रहे हो कल्याणी, वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ ऑडिबल हो, नेटवर्क चेक कर लो एक बार करें, ठीक है। तो पहला पॉज हो गया था, ठीक, तो पहला, ओके चलो, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता है, एनर्जी दो पॉइंट के बीच स्टोर हो जाता है, पहला पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, अगर एनर्जी स्टोर तो हो गया दो नोड्स के बीच में, अब एनर्जी नोड पे अपना क्या है, मिनिमम है, और एंटी नोड पे क्या है, मैक्सिमम है। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मुझे लगता है ये हमको बड़े आराम से पता है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। क्लियर है? दो एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस की भी बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। याद रखना है आपने को, दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और दो कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। अगर मैं बात करूं कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्स्ट्रा भी सही, लैम्डा बाई 4। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है कि चलो मान लिया कि सबका एम्पलीट्यूड ये है, पर ऑक्सीलेट कैसे करेगा? सारे पार्टिकल्स क्या सेम तरीके से ऑक्सीलेट करेंगे, एक ही फेज में रहेंगे, या सारे पार्टिकल्स डिफरेंट फेज में रहेंगे? तो एक सबसे बड़ा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, वो क्या है, all particles between two are in same phase, are in same phase, are in same phase। बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं कि दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में होंगे। यानी अगर एक पॉइंट मैक्सिमम पे जाएगा तो दूसरा पॉइंट भी मैक्सिमम पे जाएगा, एक पॉइंट मीन पोजीशन पे आएगा तो सारा पॉइंट मीन पोजीशन पे आएगा, दूसरा नीचे वाले मैक्सिमम पे जाएगा तो सब मैक्सिमम पे जाएगा। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच में, यानी एक ब्लॉक में, सीधा सीधा अगर बात करूं, इन वन ब्लॉक अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक में सारे पार्टिकल जो होंगे वो सेम फेज में रहेंगे, ठीक है, वो सेम फेज में होंगे। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि दो एडजेसेंट ब्लॉक्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होंगे। मैं बता देता हूं, ठीक है। तो लिख सकते हैं पार्टिकल्स in
adjacent blocks are having phase difference, having, सब important points हैं सब, having phase difference of pi। अब आप बोलोगे सर ये कहानी तो चलो जो भी है समझ में नहीं आया, क्योंकि जनरली समझ में नहीं आता है। मैं आपको इसको डिपिक्शन से समझाता हूँ, फिगर से समझाता हूँ, तब शायद ये समझ में आए। गौर से देखते हैं, ये है अपना एक बेसिक डायग्राम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कई ब्लॉक्स है पहले तो स्टैंडिंग वेव में, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में ब्लॉक्स होते हैं, दो नोड के बीच में ब्लॉक्स होते हैं, हर पार्टिकल का अपना अपना वाइब्रेशन। मैंने बोला कि मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा लिखना चाहते हो क्या कर लेंगे? गिविंग यू टाइम, जो भी लिखना चाहते हैं काइंडली लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट्स मैंने बताए, 3 पॉइंट तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नोड्स एंटी नोड्स दिखाया कि कैसा होता है, ठीक है, और 3 पॉइंट्स आपको बताएं। अगला कैसे पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करते हैं वो बताएंगे। लिख लीजिए, जिसको भी लिखना हो काइंडली राइट इट डाउन। कुछ लोग थक गए लगता है 2 क्लास कर करके। दीक्षा सिंह सर नोट कर लिया है कि स्टिल गिविंग यू अ मिनट, कोई इशू नहीं है, इतना जल्दी नहीं अपने को, समझ में आना चाहिए बस। हाँ ना, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए लिख लिया हुआ है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि पार्टिकल्स कैसे ऑक्सीडेट करें। काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, पूरे क्लास के लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्या होता है कि हमारे आसपास कई आवाजें होती हैं जो सब लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो घर में तुम्हें पिटाई पड़ रही हो, तुम रो रहे होगे, सब लोग सुनेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, कुछ टाइम लेना चाहता हूं। पहला मैं स्टिल थिंक जैसे जा रहा है चीजें, मुझे भी लगता है म्यूट रहनी पड़ेंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं फोन को म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी, ओके चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि t इक्वल्स टू 0 पे मेरे फर्स्ट ब्लॉक में सारे पार्टिकल जो हैं वो अपने मैक्सिमम पे हैं। सब मैक्सिमम पे है मतलब कि सारे सेम फेज में हैं, सब अपने मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम वाइब्रेशन पे, एम्पलीट्यूड पे है, मतलब कि सारे सेम फेज में है। मेरे फर्स्ट ब्लॉक के सारे पार्टिकल एक दूसरे सेम फेज में। मैंने देखा कि मेरे दूसरे ब्लॉक में सारे पार्टिकल जो है वो सारे एक दूसरे के सेम फेज में, सारे अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हैं अपने पार्टिकल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पहला ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच के एक दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों क्या हैं? ऑपोजिट फेजेस में। एक ऊपर की तरफ मैक्सिमम जा रहा है तो दूसरा नीचे, एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला t को 0 पे। अब जो मैक्सिमम पहुंच चुका है वो नीचे आएगा, और जो नीचे आ चुका है वो भी इधर आएगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब हमने देखा कि 1/4 टाइम है, t/4 के बाद हमने देखा तो ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन की तरफ आ चुके हैं और ये भी फिर से मीन पोजीशन पे आ चुके हैं। अब ये ऐसे की तरफ आ रहा है और ये सब ऐसे की तरफ जा रहा है। स्टिल दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शंस में है क्या? दोनों पार्टिकल्स, दोनों ब्लॉक्स में क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या? एक ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? t इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम पे ऐसे, ठीक है। फिर एक ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरा ब्लॉक, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। चलो ये भी पार हो गया। अब जो ऊपर से नीचे आ रहा था, अब वो फाइनली कहां पहुंच गया? नीचे के एक्सट्रीम पे जब पहुंच गया, तो जब ये नीचे के एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो ये क्या हो गया? ऊपर के एक्सट्रीम पे पहुंच गया। सही बात है ना? ये नीचे के एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो में ऊपर के एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। यानी एक ब्लॉक सब एक तरह चल रहा है, दूसरा ब्लॉक दूसरे तरह चल रहा है, दोनों के बीच 180 का फेज डिफरेंस है।
फिर जो नीचे जा चुका है फिर वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा। कैसे आएगा? कुछ इस तरह से कुछ आएगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और ऊपर वाला फिर नीचे आएगा। कैसे आना चाहेगा? इस तरीके से आना चाहेगा मीन पोजीशन में। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं 2 पॉइंट कि सेम ब्लॉक में सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं और एडजेसेंट ब्लॉक्स में सारे पार्टिकल्स ऑपोजिट फेज में हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये स्टैंडिंग वेव का फंडा समझ में आया? दीक्षा सिखाने के लिए है। आप एक ग्राफ में सब कुछ शो कर सकते हो, ये सिखाने के लिए। इसीलिए स्टैंडिंग वेव या टॉपिक जो पढ़ा रहता है ना, ऑनलाइन क्लास लगने से बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, इतने ज्यादा फिगर्स क्लास में बना पाना कभी मुश्किल हो जाता है। स्टिल नहीं समझ में आया? पूछो। मैंने 3 पॉइंट जो लिखवाए हैं उसी के बारे में समझाया है कि पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं 2 ब्लॉक्स के बीच। ठीक है, पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं डिस्टेंट ब्लॉक्स के बीच। ठीक है, आई थिंक इट्स गेटिंग क्लियर। क्योंकि मैं स्टिल वेट कर रहा हूं 30 सेकेंड्स। काइंडली आस्क इफ एनी डाउट। किसी को नींद आ रही है? वैष्णवी सिंह, यस सर जो पार्टिकल्स है इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जो ब्लॉक के अंदर हैं वो मतलब सेम डायरेक्शन में बस मूव कर रहे हैं। बट ये जो 3 पॉइंट्स से जो आप लिखवाए हैं, मतलब कि इसमें जो सेकंड पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन 2 नोड्स आर इन सेम फेज, ये वाला एक 2 बार और नोड। यस मैं कह रहा हूं, मैंने बोला पहला मैंने पॉइंट लिखवाया। चलो पहला वाला पॉइंट क्या था कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता, वो तो अलग चीज हो गया। ठीक है, अलग चीज हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके सिद्धांत आपके सवाल का जवाब देता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मैं कह रहा हूं एक ब्लॉक मतलब कि 2 लगातार कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के पॉइंट्स। वो 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के सारे पॉइंट एक फेज में हैं, सब एक ही फेज में हैं, सब ऑक्सीलेट कर रहे हैं और सब क्या हो रहा है, सब जब एक एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो सब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, एक मीन पे पहुंचेगा तो सब मीन पे पहुंचेगा। इसी को तो फेज कहते हैं। क्लियर है कि डायरेक्शन भी सेम हो, और मोशन भी सेम टेंडेंसी रखता हो। चलिए, सेम ब्लॉक समझ गए। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में अगर आप गौर से देखते हो, तो अगर एक वाला ऊपर की तरफ मैक्सिमम जा रहा है तो दूसरा वाला नीचे की तरफ मैक्सिमम जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी फर्स्ट ब्लॉक का एक पॉइंट ले लो, कोई भी दूसरे ब्लॉक का एक पॉइंट ले लो, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। इज इट क्लियर वैष्णवी? यस सर। अगला सवाल सिद्धांत ने पूछा, ऐसा ग्राफ में टी एज्यूम किया हुआ है ना? नहीं, मैंने सिद्धांत, मैं कह रहा हूँ कि तुम ऑक्सीलेशन हो रहा है कोई भी। अच्छा, मान लो सिद्धांत अगर ऑक्सीलेशन हो रहा है तो ऑक्सीलेशन होगा तो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है ऑक्सीलेशन का? टी होता है। मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एजम्पशन काम है, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। ठीक है सिद्धांत, मैंने एजम्पशन थोड़ी किया, मैंने प्रैक्टिकल बात की कि अच्छा 1/4 टाइम में इधर जाएगा फिर उधर जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपका स्क्रीन उड़ गया, मुझे फिर से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने स्टैंडिंग वेव का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम लोग बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स। ठीक है, तो इतना ही दिमाग लगाने वाला चीज था, दिमाग लगाने वाली कोई चीज बची नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ट्राई दिस आउट एवरीवन। सिंपल शब्दों में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। मुझे आपके चैट में आंसर करो अगर आ जाए तो। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप आदत बना लें, जब तक ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है सब लोग इसको कॉपी में साफ साफ लिखे, क्लास को बोल दो स्लो कर दूंगा।
लेकिन ये नोट्स का पीडीएफ रखने वाला आदत मत बनाए। नोट्स का पीडीएफ जरूर दे दूंगा, लेकिन आपकी कॉपी में जैसे पहले से लिख रहे थे आप वैसे ही लिखते रहो। पीडीएफ आज है कल नहीं रहेगा। सारे टीचर्स को आप बोलें कि नहीं सर मुझे टाइम दीजिए। दीक्षा सिंह, नॉर्मल मोड्स क्या होता है? दीक्षा, नॉर्मल मोड्स कहाँ यूज किया गया है? क्वेश्चन लिखने के लिए स्पेस छोड़ दो, कॉपी में बाद में लिख लेना। फ्यूचर में दिमाग में चीजें अगर रखनी है तो कॉपी में आपके होना चाहिए चीज, वरना कितनी चीजें दिमाग में आती है और जाती है। हर नए साल रिजोल्यूशन लेते हो ना कि साल खूब पढ़ेंगे 1 जनवरी को। निधि has answered 8 cos 6.9 might be correct। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि आपका इतना देर पढ़ने के बाद आपको एम्पलीट्यूड तो कम से कम फॉर्मूला याद ही हो जाना चाहिए। ए नॉट जो हमने लिखा था 2a cos kx, ये तो याद ही हो जाना चाहिए 2a cos kx। वैल्यू पुट कर दो जो पूछ रहा है। किसी वक्त पे एम्पलीट्यूड आपको पता है, जिस एक्स पे पूछ रहा है वैल्यू पुट करके निकाल लो। स्टैंडिंग वेव पे बेसिक फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है? ए की वैल्यू तो 4 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग वेव भी ना है ये, दो वेव्स हैं, क्या ये दोनों स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएंगे? स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो ए अपने को पता है, के अपने को पता है, के की वैल्यू कितनी है 3, एक्स पता है 2.3। पर निधि ये गलती क्या है, इसको सेंटीमीटर को ना मीटर में लिखना चाहिए था। ये क्या है कि सेंटीमीटर को ना मीटर में लिखना चाहिए। Are you saying yes? सब लिख लिया क्या? नहीं वैष्णवी, आप जो यूनिट लिख रहे हो ना वो ठीक नहीं है। बाहर का मैं मान सकता हूँ कि ए नॉट की वैल्यू आप जो लिख रहे हो तो 4 2 जा 8 हो जा रहा है, 2 है, मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एंगल लिख रहे हो ना cos kx, के जो है वो के तो मीटर में है, तो के लिखेंगे हम लोग 3, एक्स क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे 2.3/100। तो बेटर होगा कि ए नॉट में 8 तो लिखें पर cos के अंदर में 0.069। Is it clear to all of you? एट cos 0.069, ठीक है। सेंटीमीटर आप अंदर में आप जो लिख रहे हो वो एक्चुअली मीटर में होना चाहिए। के वेव नंबर होता है और के किस में है? के का यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते हैं?
find the amplitude of particle of the medium at x equals to 2.3 centimeter. Clear cut question था. अगला, फाइंड नोड्स एंड एंटी नोड्स. नोड के लिए तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है. नोड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था? नोड के लिए यही तो था, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 4. x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 4. आपको 2n प्लस 1 रहने दो ना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो. लैम्डा का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू अगर 3 है, k का वैल्यू अगर 3 है, k होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू 3. तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 पाई नहीं हो जाएगा. लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 पाई. सर को भी चेंज करना पड़ेगा यूनिट. इसमें नहीं, सी का यूनिट. क्यों चेंज करेंगे? सब मीटर में रहेगा मेरा. x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4. तो क्या लिख सकते हैं? 3 बाई 8 पाई. सिद्धांत, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे देखो, आपने बोला कि सर 2a में फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो सिद्धांत कि सर यहाँ पे हमने यूनिट चेंज क्यों नहीं किया? कर लेते ना, मैंने यहीं पे सेंटीमीटर लिख दिया था. नहीं लिखता तो मुझे बताना पड़ता. सब स्टैंडर्ड यूनिट में लिखने की आदत डालनी चाहिए. और बेटर टू कन्वर्ट इनटू मीटर. आप कह रहे हो कि 4 को कन्वर्ट क्यों नहीं किया मीटर में? कन्वर्ट करें. ठीक है, क्या ये नोड क्लियर है? क्या नोड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 पे. अगला, एंटी नोड के लिए. एंटी नोड के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा है आपने. एंटी नोड के लिए क्या था? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n इंटू लैम्डा बाई 2. n इंटू लैम्डा बाई 2 x की वैल्यू होनी चाहिए. आप देख लीजिए, n इंटू लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 बाई 4 पाई. हो गया खत्म. आपके पास नोड भी आ गया और आपके पास एंटी नोड भी आ गया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? क्वेश्चन मेरे से पूछा था, फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड व्हाट. हरीश क्या कह रहे हो? लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. ओह सॉरी. यस सर, क्या यस यार, सर. उस चलो ठीक है, तो बड़े लेट बताया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू जो आई है वो 2 पाई बाई 3 आई है. ठीक है, यूज करना है अपने को नोट्स में और एंटी नोट्स में. ठीक है, यूज करना है अपने को नोट्स और एंटी नोट्स में. खुद से कर लो, इतना दिमाग में लगा. x इक्वल्स टू अपने को क्या करना है? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4. तो 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा? पाई बाई 6. क्लियर है? अगर मैं एंटी नोट की बात करूं, तो n लैम्डा बाई 2. बड़ा क्लियर हो जाएगा फिर. n पाई बाई 3. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहानी समझ में आई? रिस्पॉन्ड. आगे बढ़े. ये इजी क्वेश्चन था यार. क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को. ये जल्दी क्वेश्चन था. चलो एक और बेकार क्वेश्चन करो. दिव्यांशु स्लाइड नीचे कीजिएगा. देख लो दिव्यांशु, क्या दिक्कत है पूछ लो. आई एम नॉट इन हरी. गो अहेड एंड आस्क.
ठीक है, चलो अंजन ने देख लिया था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको सबसे बनना चाहिए, अब इसमें दिमाग मत लगाना। ट्राई दिस। वैसे मुझे किसी ने अभी सी बोला था, अंजन ने। अंजन कहाँ गए, कहाँ गए अंजन? सर सर बी बी गलती से हो गया था सर, बी बी भेजे हैं, ठीक है, देखिए बी भेजे हैं देखा नीचे। चलो ये बताओ क्या इसमें दो, एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है। सीधा सीधा सबका सही है, दिमाग में लगाते हैं, λ/4। खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ट्राई दिस वन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, कोई जल्दी नहीं है। रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको भी समझ में आना चाहिए, ये एक्चुअली दो वेव्स का एडिशन है। काइंडली ऐड देम। आप खुद से दोनों को ऐड करके देखें। मुझे लगता है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने से आसान काम कोई नहीं है। बिल्कुल सही, वैष्णवी आनंद बिल्कुल सही है। दीदी गलत, गलत है। कल्याणी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अंजन वेरी गुड, सही है। आनंद गलत है, एक बार फिर से पढ़ो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
मुझे लगता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही विजिबल है। मेरा पहला सवाल, क्या ये दोनों ऐड होके स्टैंडिंग वेव बनाएंगे? संज्ञा गलत है क्या? निधि सही है। क्या ये दोनों ऐड होके स्टैंडिंग वेव बनाएंगे? My straight question to all of you. Will they form standing wave? बढ़िया, ये बिल्कुल स्टैंडिंग वेव बनाएगा। दोनों को जोड़ के देखें, कॉमन है, साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, फिर भी करेंगे तो वही आएगा इक्वेशन, साइन ए माइनस साइन बी। तो एक अगर स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो क्या लास्ट ऑप्शन में कोई स्कोप है कि सारा पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट कर रहा है? कैन ऑल पार्टिकल, एवरी पार्टिकल ऑक्सीलेट विद सेम एम्पलीट्यूड? देयर इज नो चांस। डी ऑप्शन सरासर गलत है। एबीसी के बारे में हम बात ही क्यों करें जब मेरे पास डी ऑप्शन बहुत क्लियर कट कह रहा है। वी कैन हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ एबीसी, एबीसी का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बट डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अद्या, आई एम टेलिंग अगेन, मैं दोबारा बता रहा हूं, डी ऑप्शन सरासर गलत है, बिकॉज हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। सही है यशवी? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। एक और जेई का क्वेश्चन दे रहा हूं, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, बनना चाहिए सबसे। इससे आसान क्वेश्चन दिया नहीं जा सकता इस टॉपिक से। Everyone read question carefully and apply. JEE question 2011 respond. ये क्वेश्चन नहीं बने, हिमालय चले जाओ पैदल। सही में जाना चाहिए बहुत लोगों को। वैष्णवी, हिमालय जाना है? सही है कल्याणी, निधि बिल्कुल सही है, आनंद बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन थोड़े कुछ पूछा है, बोलना जो पढ़े हो वो बता दो। सही है अंजन? अब सही है। अद्या, हिमालय जाना है? अनुष्का, अब निकल जाओ, ये कुछ लोग अपनी कलाकारी दिखाना चाह रहे हैं। शिवम, तुम्हें भी हिमालय जाना है? सही है सिद्धांत, दिव्यांशु सही है। इतना टाइम मत लगाओ, इसमें तो सीधा सीधा बी ऑप्शन है। चलो देखते हैं।
सीधा सीधा केस है, नोड कब मिलेगा, नोड कहाँ मिलता है, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4, सीधा सीधा ये केस जनरल केस पूछ रहा है कि नोड कहाँ कहाँ मिलेगा, ट्रैवलिंग वेव तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा गलत है डी और सी और डी ऑप्शन। ठीक है ना, इक्वेशन के हिसाब से तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, मुझे लगता है टाइम वेस्ट है इसमें। सही है अरे, क्लियर है? चलो थोड़ा अब आगे की कहानी बात करते हैं। थोड़ा बात करते हैं, इस स्टैंडिंग वेव को पढ़ जरूर लिया हमने, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो होता है, इसका कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता होगा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताओगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। कोई गाने बजाने का यंत्र बताओ जिसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। गिटार एक आया, चलो सितार, और बताओ बीना, कल्याणी कह रही है, और बताओ, चलो यही सब बताओ। वायलिन हरीश कह रहा है, और कुछ, चलो ये सब हो गया। ठीक है, कुछ ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे मन में सवाल आना चाहिए, काम कैसे करता है, ये कैसे काम करता है? तो एक अंदाजा लगाते हैं बिना स्टैंडिंग वेव पढ़े। तो हम जब एक हिट करते हैं, उसमें हिट करते हैं, तो अब दो बातें हैं, एक बढ़िया वायलिन बजाने वाला बजा रहा और एक हम बजा रहे हैं, हम दोनों में फर्क क्या है? दोनों बजा सकते, दोनों उंगली चला सकते हैं उसमें। ठीक है, मेरा मेरा सुर में निकलेगा, उसका सुर में नहीं निकलेगा, ऑपोजिट इज ट्रू। ठीक है, तो फर्क क्या है हम दोनों में, हम दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बजाने में क्या डिफरेंस है, एक एक्सपर्ट और एक नॉन एक्सपर्ट में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि हम सही नोट्स नहीं पकड़ पाते, म्यूजिकल नोट्स। अब ये आपके मन में सवाल आता है कि म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? तो एक ऐसा जो साउंड, या कह सकते हैं कि म्यूजिक और नॉइज का फर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो हमने देखा कि जनरली यहाँ पे हम लोग एक हिट करते हैं, अगर वायलिन के टाइटली हेल्ड स्ट्रिंग पे, अगर हम हिट करते हैं तो एक वेव प्रोड्यूस होता है, और वो वेव जब जा करके एक एंड से टकराता है और रिटर्न करता है, तो वो दूसरे वेव से फिर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाता है। और जब सुपर इम्पोज करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैंडिंग वेव्स। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैंडिंग वेव्स। पर क्या हर बार स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं, हर बार स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि कैसे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा। तो हम दो तरह का शिकार करते हैं, एक लेते हैं, एक ऐसा डिवाइस लेते हैं जहां पे दोनों साइड से स्ट्रिंग को बिल्कुल टाइटन अप या फिक्स कर दिया है। ठीक है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, स्ट्रिंग को टाइट रखा और दोनों तरफ से पूरी तरह फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिक्स होने के बाद एक क्लियरिटी जो सबसे पहले आती है कि जो भी एंड फिक्स्ड होगा, उस एंड का पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकता है। अभी बताओ ना कि क्या पार्टिकल सारे मूव कर सकते हैं, पर क्या ये एंड वाला मूव कर सकता है? फिक्स्ड एंड नहीं कर सकता है ना। तो पहला मिनिमम कंडीशन तो यही हो जाएगा कि ये जो फिक्स्ड एंड है ये क्या बनेगा, ये नोड्स बनेगा। ये फिक्स्ड एंड्स क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर स्टैंडिंग वेव बनना है तो पहला मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो एंड हमने फिक्स कर दिया है वो क्या बनना चाहिए, नोड्स बनना चाहिए। पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन उस पॉइंट पे नहीं होगा, ऑब्वियस बात है नहीं होगा। ये दोनों नोड्स बन गए, दो नोड फिक्स कर दिया हमने। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है। तो आपके पास जो पहला कंडीशन आ गया कि जो एंड्स मेरे हैं वो क्या है, मेरे नोड्स हैं। अगला पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि आपने कोई वेव प्रोड्यूस किया, तो वेव प्रोड्यूस किया होगा तो वेव ट्रेवल करेगा कुछ ऐसे, वेव ट्रेवल करेगा। तो जब वेव ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप लोग जानते हो वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। याद करो एग्जाम के पहले,
वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होता है? अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, थोड़ा लैग किया था अभी, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। अब मान लीजिए कि दोनों, अगर मान लीजिए कि स्टैंडिंग वेव बन जा रहा है, तो स्टैंडिंग वेव बनेगा तो कैसा बन सकता है? क्या ऑप्शन है आप खुद देखना। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? अच्छा ये नोड्स हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी, ये नोड्स हैं, तो नोड्स हैं तो ये कैसा बनेगा? क्लियर है? नोड्स, अगर ये नोड्स हैं तो दोनों नोड्स हैं, तो दो नोड के बीच में एक क्या हो सकता है? एंटी नोड हो सकता है। आप दो नोड के बीच में मैक्सिमम क्या दे सकते हो? मिनिमम क्या दे सकते हो? एक एंटी नोड दे सकते हो। ये एक केस हो सकता है। और केस क्या हो सकता है? और केस हो सकता है कि दो नोड के बीच में आप दो एंटी नोड दे दो आप। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो नोड के बीच में आप तीन एंटी नोड दे दो आप। क्लियर है? तो इस तरह के काफी सारे केसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इन्हीं सब केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं कि कैसे कैसे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एक पहला केस कि कैसे हम एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें करता हूं, जैसे कि एक बार हम सीख गए तो ये वैसे ये पार्ट बड़ा इजी टॉपिक है। हमने क्या बोला कि मान लीजिए ये अपना जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है अपना एल। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? एल लेंथ का ये स्ट्रिंग है, ठीक, एल लेंथ का स्ट्रिंग है। अच्छा एक बात तय है कि हमारा एंड क्या है? दोनों नोड्स है, हमारा दोनों एंड क्या है? नोड्स है, ठीक है। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच, अगेन कोई दिमाग चला रहा है अपना, कोई दो गलत नाम से सीधे आउट करूंगा मैं, फिर पूछूंगा। जस्ट गिव मी एक सेकंड। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ये ऑनलाइन क्लास में मजाक नहीं, मैं रोज लेता हूँ, सीधे आउट कर दूंगा, ठीक है। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते सबसे ज्यादा, ठीक है, नो वन इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि स्ट्रिंग जो है वो एल लेंथ का स्ट्रिंग है, और आप जानते हो कि मिनिमम केस में भी ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2। दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2। तो क्या इन दोनों कंडीशन से हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2? तो क्या इससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं क्या? 2 इंटू एल। इस केस में जो मेरा लैम्डा होना चाहिए वो क्या होगा? 2 इंटू एल। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास लैम्डा है 2 इंटू एल और वेलोसिटी है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं क्या? फ्रीक्वेंसी कितना होता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला कितना बन गया? 1/2L इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। इज इट क्लियर क्या? ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे स्टैंडिंग वेव बनाएगा। जो म्यूजिशियन होगा वो क्या करेगा? इसी फ्रीक्वेंसी से, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए होगा इतना ताकि स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो। तो फ्रीक्वेंसी जो आया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आया वो कितना आया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव जो आया। अगेन किसी का आवाज अनम्यूट है, अगेन सान्या। क्लास में जागे रहो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्लियर है? ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं।
इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थोड़ा मतलब समझाऊं, अगर कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच स्टैंडिंग वेव विल बी फॉर्म। तो अगर आपको स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना है तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कोई और केस पॉसिबल है क्या? सर ये हम लोग सपोज किए हैं ना कि वो दोनों कंसेक्यूटिव नोड है। नहीं निधि आप बोल रहे हो ना, यस सर। ये सपोज कैसे किया, क्या एक्चुअली दोनों कॉन्सेक्यूटिव नोड्स नहीं है? सर ये भी तो हो सकता है बीच में भी एक नोड हो। मैंने वो मिनिमम पहला केस लिया है, मैं अगला केस की बात कर रहा हूँ जो आप फिगर देख रहे हो। अगला केस क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है क्या निधि? यस सर। मैं सारे केस की बात करूंगा, मैं पूरे जनरल केस की बात करूंगा। ये अब अगला केस क्या हो सकता है कि दो नोड्स तो हैं भी बीच में, लेकिन बीच में एक और नोड बन गया। सही बात यही कहना चाह रहे थे निधि? तो अब बताओ कि टोटल यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, λ/2, दो नोड्स के बीच का। अगेन यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, λ/2। तो क्या टोटल लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इक्वल्स टू एल कह सकते हैं क्या हम लोग इस बार? क्या हम लोग इस बार जो लैम्डा है दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एल। तो क्या हम कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल। तो क्या हम इस केस में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी तो कितना हो गया, √T अपॉन म्यू, और लैम्डा कितना हो गया, लेंथ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये दूसरा केस आ गया क्या? अगर ये दूसरा केस है अपना, तो मैं अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँ, ठीक है, मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या 2/2L √T अपॉन म्यू, √T अपॉन म्यू। क्लियर? अब गौर से देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग f0 से। तो क्या ये डबल है क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? क्या ये कह सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स f0 है? बोलिए, इज इट क्लियर? क्या अगला जो पहला हमें कहा मिला, अगर हमें f0 पे मिला है तो दूसरा स्टैंडिंग में हमें कहां पे मिला है, 2f0 पे मिला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? कोई टेंशन नहीं, अपन एक और देखेंगे। हमें पहली बार स्टैंडिंग वेव मिला f0 पे, तो दूसरी बार हमें मिला 2f0 पे, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक और केस निधि, अगर आप अग्री करोगे तो यही अगला केस पॉसिबल है कि अब दो नोड्स बन जाएंगे बीच में, ठीक है। पहले एक ब्लॉक था, अब 2 ब्लॉक हो गया, अब तीसरा ब्लॉक हो गया। क्लियर है? तो थर्ड केस यही पॉसिबल है। तो अब मुझे बताओ कि क्या अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3λ/2 नहीं हो जाएगा? क्या अब हमारे पास जो है क्या लेंथ L इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या कि L जो है L विल बी इक्वल्स टू 3λ/2। तो हम लैम्डा इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या 2L/3, लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3 आ गया अपने पास, मान लीजिए लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3 आ गया, तो फिर से वही काम नहीं करेंगे, फिर से फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला हम जानते ही है, v अपॉन लैम्डा होता है। क्या फॉर्मूला आ गया क्या, 3/2L हो जाएगा क्या, √T अपॉन म्यू।
तो क्या फ्रीक्वेंसी इस बार हमारा 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्या? नहीं सिद्धांत, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं सिद्धांत, थोड़ा देर रुक जाते हैं। कंक्लूजन तो मैं ड्रॉ करूंगा ही, थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो क्या एक हमें जनरल ट्रेंड पता चल गया क्या कि इस स्ट्रिंग में किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमको मिलेगा स्टैंडिंग वेव? क्या हम लोग इस बात पे एग्री करते हैं क्या कि हमें एक ट्रेंड मिल रहा है? तो अगला जो केस आता है वो आता है जनरल केस। जनरल केस, अब हम बात करते हैं जनरल केस। ठीक है, जनरल केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं, इसको समझ लो, फिर दिक्कत हो तो पूछना, डाउट मैं बताऊंगा। ठीक है, बोलिए वैष्णवी, बोलिए। सर एक डाउट था कि सर जो दो नोट्स के बीच में कितने भी एंटी नोट्स हो सकते हैं? दो नोट्स के बीच में एक ही एंटी नोट्स बन सकता है, ये तो फैक्ट है। दो कॉन्सिक्यूटिव नोट्स के बीच में, यस सर, दो कॉन्जिक्यूटिव नोट्स के बीच में एक। कॉन्सिक्यूटिव वर्ड है ना? यस। ठीक है, अब मैं आता हूं जनरल केस में। इसको ये समझ गया तो सब समझ गए पूरा क्या, और ये समझ गया तो पूरा साउंड वेव तक आपका आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं जनरल केस क्या लिखना चाहता हूं? मैं जनरल केस लिखना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसीज at which standing wave, फिर किसी का आवाज अनम्यूट है, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या क्या होगा फ्रीक्वेंसी? तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है। पहला तो है 1/12 अंडर रूट टी अपॉन, दूसरा क्या आया 2/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अगला क्या आया 3/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू, और एंड सो ऑन मान सकते हैं कि n/12 हो जाएगा अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्लियर? ये आपका पूरा का पूरा जनरल केस है। ये फ्रीक्वेंसीज पे हमको स्टैंडिंग वेव मिलेंगे। तो हमने एक नया नाम दिया, सबसे पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है, डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म, एफ नॉट। तो ये कितना आ गया 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, तो हम फिर इसको ही अगर कंटिन्यू करें तो अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का जो आ गया है वो क्या आ गया है, n इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, n/12, या लिख सकते हैं n इंटू एफ नॉट। क्या यहां तक सबको क्लियर है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के n टाइम्स के हर फ्रीक्वेंसी पे आपको यहां पे स्टैंडिंग वेव मिलेगा? यहां तक क्लियर है तो मैं दो नए टर्म्स लेके आऊंगा। लेट मी नो कि आपको ये क्लियर है, यहां तक क्या जनरल केस क्लियर है सबको कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स पे मेरे को स्टैंडिंग वेव मिल जाएगा। ठीक, और ये पूरा फ्रीक्वेंसी पे ही क्वेश्चन आने वाला है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे खाली हर साल इसको। तो हमारे पास एक दो नए, ठीक है, हमारे आप नोट करना चाहते हो, ठीक है, एक काम करता हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आप नोट करना चाहते हो, मैं 1-1 मिनट टाइम देता हूं हर केस में, ठीक है, आप एक एक करके लिखो, आप लिखते जाओ, आप टाइम टेंशन लो, आप टाइम लो। मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ चीजें हो ताकि समझना आसान हो।
दीक्षा ने बोला कि सर कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। दीक्षा, मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। सर बोलिए शिवम। सर ये म्यू मास बाय लेंथ ही है ना? म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, बिल्कुल। तो सर कोई स्ट्रिंग में जैसे कि गिटार एग्जांपल में, तो उसमें तो उसका कोई मास ही नहीं होगा नहीं, अप्रॉक्स। ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, हम लोग मास वो होता है, साउंड, कम होता है। तो वो कंसिडरेबल होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कंसिडर करो। मास तो देखो, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया गया एक तिकड़म है कि मार्क्स मास नहीं है। कोई चीज मासलेस हो सकता है क्या? सर हम लोग एनएलएम में ऐसे ही ना सॉल्व करते थे। नहीं नहीं, वो मान लेते हैं, लेकिन मास तो होता ही है। प्रैक्टिकल बात है। कम होता होगा वो भी हम मान ले सकते हैं, लेकिन मास तो होता ही है। ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये बहुत काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, क्या मैं कह सकता हूँ, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी frequency at which standing wave is formed. अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हमारे और गिटार बजाने वाले में फर्क क्या है। उसको पता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आवाज अच्छा निकलेगा। हमें पता नहीं है, हम ढोलक की तरह गिटार भी बजा लेते हैं। ठीक है, यही फर्क है। कहाँ गया आदर्श? सोए हुए हो सोए हुए हो क्या आदर्श? चलो पहला पहला केस लिख लिया, कितना लिखोगे? अरे तो अब आदत बन एकदम खुद से, इतनी बारी डेरिवेशन कराऊंगा ना कि अब खुद से आदत हो जानी चाहिए। ये चीज ही 4 बार होगा कम से कम। तो कल कल भी कल एक केस कल बताऊंगा इसका। देख लो दूसरा केस। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तभी होता है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तभी मिलता है जब दो कॉन्जिक्यूटिव नोड हो, मतलब बीच में एक भी नोड ना हो। मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें फिक्स एंड है। दोनों के एंड क्या कर दिए हमने? फिक्स कर दिए। ठीक है, तब के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगा। फॉर्मूला जो आपने लिखा है 1/2L अंडर टी अपॉन म्यू। ठीक है, अभी देखना ना, अगले केस में बदल जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर्म, कल्याणी फॉर्म्ड लिखा हुआ है। स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। चलो अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। मैं देखो, मैं ट्रेंड सेट कर रहा था कि देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, और इससे हमें समझ में आ गया कि किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमको मिलेगा।
देख लिया? नो सर, हाँ बोलिए। बोले 2 मिनट रुक जाइए। आवाज बहुत धीरे है। फिर बोल रहे 2 मिनट रुक जाइए। हाँ रुका हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। चलो लिख लो, लिख लो। दूसरा साइड दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और लाइट अब नीचे ज्यादा करिए सर, ऊपर क्या करिए, वैसे लाइट ऊपर करिए। और ऊपर। हाँ थोड़ा सा। हाँ फिर वहाँ नहीं, मतलब ऊपर करिए, नेक्स्ट लाइट। हाँ अच्छा तो नहीं, हाँ बस बस। बेहतर है। आ, बेहतर है कि आप आगे बोलिए, पीछे बोलिए। सर ठीक है, नेक्स्ट। सिद्धार्थ बेचारा आके भगाया जाए, बार बार भाग रहा है। चलो हो गया, स्लाइड डन। अगर हो गया तो अगला जनरल केस लिख लो। थोड़ा मुझे इसमें और कहानी बताना है। 2 मिनट 2-4 मिनट कहानी सुनाऊंगा थोड़ा इसमें। हो गया? नो सर। नहीं मैं रुका हुआ, ठीक है। इसका हो जाए लिख लो, बता देना। कल्याणी वेरी गुड। ऐसा क्या लिख रहे हो? सर हो गया। हाँ कल्याणी, टाइम हो गया, 5 मिनट लूंगा। चलिए जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बात कर रहा था इसमें। ठीक है, मैं 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सब कुछ हो गया इस केस में, लेकिन 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक टर्म है हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। ठीक है, इसका हारमोनियम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या कहते हैं? तो हार्मोनिक्स कुछ नहीं होता है, मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लियर है? मल्टीपल्स ऑफ, क्योंकि हर चीज को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में पहचानना चाहते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स। क्लियर है? क्या होता है मल्टीपल्स? तो पहला क्या 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 हो सकता है देखते हैं। मान लीजिए F0 है। ठीक है, 2F0 है। ठीक है, 3F0 है, एंड सो ऑन, NF0 है। NF0 है। क्लियर है? NF0 है। ये सब क्या है?
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स हैं, तो हम लोग एफ नॉट को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स। फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड हार्मोनिक। अब लोग सर बेकार है ये, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? काम आएगा बाद में, इसमें कम यूज है लेकिन आगे काम आएगा। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? nth हार्मोनिक। क्लियर है? छोटे छोटे टर्म्स है ना, एग्जाम में आपको पूरी तरह फंसा सकते हैं। तो ये हार्मोनिक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, अप टू nth हार्मोनिक। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। नए सिद्धांत कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। nth हार्मोनिक से लिख लिया। अगला एक नया टर्म, लास्ट टर्म लेके आ रहा हूं, ओवरटोन। क्लियर है? ओवरटोन, ये ओवरटोन क्या होता है? ये ओवरटोन उसको कहते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो भी हार्मोनिक्स पे हमें स्टैंडिंग वेव मिलता है, दैट आर कॉल्ड ओवरटोन्स। क्लियर है? दैट आर कॉल्ड ओवरटोन्स। तो मैं अगर लिखूं इसमें frequencies other than fundamental frequency, forming standing wave। सबसे कंफ्यूजिंग एलिमेंट यही है, इसको लिख लीजिए। फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव लिख लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारा स्टैंडिंग वेव बनाती हैं, उनको ओवरटोन्स कहते हैं। सीधा सीधा दीक्षा क्या बताया? नहीं, दीक्षा क्या नहीं बताए? हाँ देख लो कौन कौन सा होगा, आप ही बता दो। बता रहा हूँ कल्याणी, मैंने बोला कि फंडामेंटल के अलावा जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने को स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाए उसको ओवरटोन्स कहते हैं। अब इस केस में देख लो क्या होगा ओवरटोन। आप कहोगे ना कि अच्छा तो अगला पहला केस क्या होता है फंडामेंटल के अलावा? 2f0, फिर क्या होता है 3f0, फिर क्या होता है 4f0, फिर क्या होता है nf0। क्लियर है? ये सब सारे फ्रीक्वेंसीज है जो मिलेंगे। ठीक है, पहले दीक्षा कर लेते हैं इसको, लास्ट में बताएगा। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि फंडामेंटल के अलावा जितने फ्रीक्वेंसीज पे स्टैंडिंग वेव मिलते हैं उसको कहते हैं हम लोग ओवरटोन्स। तो 2f0 सबसे पहले कौन सा मिला? ये मिला, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। क्लियर है? तो इससे जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे हम लोग? n-1 ओवरटोन। तो कोई अगर आपसे पूछता है, कि बोलो nth ओवरटोन क्या होगा, फोर्थ ओवरटोन, कोई आपसे nth ओवरटोन अगर कोई आपसे पूछ देता है
इस केस में ओवरटोन, तो आप क्या कहोगे, n-1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर क्या? सर एक बार फिर से 2f0 वाला बता दीजिए ना, कि मतलब इसका ओवरटोन क्या? कैसे। सर जैसे कि आप बोले ना कि अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर ओवरटोन। n+1 f0 होना चाहिए ना। फिर से मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो एक बार, मैंने आपकी आवाज एक बार में नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि फंडामेंटल के अलावा जितने भी, सर n+1 f0 होगा ना, क्योंकि जैसे फर्स्ट है तो हम लोग 2 f0 कर रहे हैं। यस सर। फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो n+1, सही बात है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा कहा कि फंडामेंटल को भूल जाओ, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ओवरटोन से। ओवर मतलब समझ में भी आ रहा है, फंडामेंटल के अलावा ओवरटोन से। 2f0 पहला ओवरटोन है, 3f0 दूसरा ओवरटोन है, ठीक है। फोर्थ ओवरटोन कभी बोल देना मतलब कि 5f0, सेवेंथ ओवरटोन बोल दे तो मतलब 8f0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दोनों शब्द सबसे ज्यादा यूज करके फंसाए जाते हैं आपको, ठीक है, हार्मोनिक्स और ओवरटोन। कल इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे और कल चैप्टर को एंड करेंगे, कल आधे घंटे लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी नोट पे क्लास एंड कर रहा हूं। पहला 30 क्वेश्चन सब लोग होमवर्क का सॉल्व कर लें। हम लोग क्वेश्चन का पेस हर दिन 30-30 का रखेंगे कम से कम। होमवर्क है फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, सॉल्व फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब दीक्षा ने पूछा सर ये नॉर्मल मोड्स क्या होता है। दीक्षा मुझे स्टेटमेंट जो लाइन लिखा गया उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। नॉर्मल मोड्स एक शब्द है, सिर्फ कोई टेक्निकल साइंटिफिक मीनिंग नहीं है इसका। आनंद कल 30 से 35 मिनट में क्लास टॉपिक बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। 30 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। क्योंकि हम आज भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग तुरंत रोने लगते हो, सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया। कल खूब क्वेश्चन करेंगे, और खूब क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटा में कल हम लोग इसमें बेस्ट आए सारे आईआईटी वाईटी के क्वेश्चन उड़ा देंगे। चलो हाँ सेंड कर दूंगा, सब सेंड कर दूंगा। हाँ पूरा क्वेश्चन करेंगे, इजी टॉपिक है, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, क्यों छोड़ेंगे। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।